अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ को अच्छे से देख लिया था। आज हम फर्स्ट लॉ के आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ को हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं और बच्चों को आपको नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग इस प्रोसेस की क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन एग्जाम इस तरीके से आएगा, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कीजिए ऑन फॉलोइंग प्रोसेसेस, ऑन फॉलोइंग प्रोसेस। नीचे के प्रोसेस से अप्लाई कीजिए। कौन कौन से प्रोसेस दे सकता है? ये दे सकता है कौन सा, आइसो थर्मल प्रोसेस है ना। दूसरा कौन सा है हमारा भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और फोर्थ वन हमारा लास्ट प्रोसेस जो है हमारा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस के ऊपर हमें फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट लॉ क्या है ना। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। हमें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ? हमारा फर्स्ट लॉ ये है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। यानी कि अगर हम सिस्टम को पे वर्क कर दें या फिर सिस्टम की हीट को बढ़ा दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही है ना फर्स्ट लॉ। और अगर हम उस सिस्टम में से वर्क को निकालें, मतलब उससे वर्क करें सराउंडिंग पर, या फिर हम सिस्टम से हीट को निकाल लें, तब उस सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है ना। ये फर्स्ट लॉ था। और फर्स्ट लॉ वही है भाई कि एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, चलिए इसे अप्लाई करते हैं। बट इसको अप्लाई करते हैं किसके अंदर, हम आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, है ना। सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। आइसो यानी कि क्या था बच्चों, सेम। थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जिसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। मुझे बताइए, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कंसिडर कीजिए एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम मतलब वही पिस्टन सिलेंडर लगा देने, ठीक है, सिस्टम है। अब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि जैसी अगर यहाँ से थोड़ी सी हीट बाहर जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी हीट क्या जा रही है, बाहर जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम को हीट दे रहा हूँ ताकि उसमें हीट आ जाए और इस सिस्टम को मेंटेन रखना हो। कंसिडर कीजिए सिस्टम का टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस, है ना। थोड़ी सी हीट बाहर गई कि मैंने फिर से यहाँ पर क्या दे दी, हीट दे दी, यानी कि हीट इसके अंदर कांस्टेंट है क्या, नहीं। हीट यहाँ पर ऐड भी हो रही है, हीट यहाँ पर रिमूव भी हो रही है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। तब ये फर्स्ट लॉ पे कैसा अप्लाई करेंगे, देखिए अब, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। मुझे बताइए अंदर हीट जीरो है क्या, नहीं, हीट जीरो नहीं है। चलो दूसरी चीज देखिए बच्चों, इंटरनल एनर्जी। अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी। एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू क्या है, जीरो। समझ पा रहे हैं ना, डेल्टा यू क्या है, जीरो। तो यहां पे हम लिख देंगे फॉर आइसो थर्मल
प्रोसेस या फिर इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, देन फर्स्ट लॉ बिकम, हमारा फर्स्ट लॉ क्या बनेगा, देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ था। हमको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो, तो क्या बन गई इक्वेशन, क्यू प्लस में डब्ल्यू। चलिए अब तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू, ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ लिखते हैं तब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, तब Q प्लस डब्ल्यू बचेगा, तो हमने Q जैसा कि वैसा रखे, W को उधर लेके चले गए तो माइनस में आ गया आंसर। समझ पा रहे बच्चों बात को, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या हो रहा है, देखिए यानी कि अगर हम सिस्टम की हीट बढ़ाते हैं तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर, और एटमॉस्फेयर पे वर्क करेगा। जब भी सिस्टम बाहर वर्क करता है तो सिस्टम का वर्क कैसा होता है, निगेटिव होता है। और चलिए अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से पिस्टन को दबाते हैं, है ना, तो सिस्टम के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो सिस्टम की हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि वही बात हुई कि अगर हीट देंगे तो वर्क होगा, और वर्क देंगे तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, हीट देंगे तो कै में कन्वर्ट हो गई वो हीट, वर्क में, और वर्क देंगे तो वो कै में कन्वर्ट होगी, हीट के अंदर। तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए समझ में आ गई बात, तो इतना डेरिवेशन आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। तो पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लगाए थे, अब लगाते हैं हम एडियाबैटिक के लिए। किसके लिए, सेकंड देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस था जिसके होते वक्त सिस्टम में ना हीट ऐड होती है ना ही हीट बाहर जाती है। यानी कि सिस्टम की हीट क्या होती है, कांस्टेंट, यानी कि हीट ऐड भी नहीं होगी, हीट बाहर भी नहीं जाएगी। यानी कि कंसिडर कीजिए जो सिस्टम की वॉल है, मैंने कौन सी लगा दिया, आइसोलेटेड। कौन सी वॉल है ये, आइसोलेटेड। अब बच्चे कुछ कहते हैं सर हमें आइसोलेटेड का मतलब भी नहीं पता। आइसोलेटेड यानी कि उससे हीट का ट्रांसफर नहीं होना। जैसे कि आप वायर होता है, देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि करंट को बाहर आने देता क्या, नहीं। वैसे ये जो दीवार है, ये जो वॉल है कंटेनर की, इस तरीके से बनी हुई है कि ये आइसोलेटेड है, यानी कि हीट बाहर भी नहीं आएगी और हीट अंदर भी नहीं जाएगी। अब आप सोचिए हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ऐड भी नहीं हो रही है, हीट रिमूव भी नहीं हो, तो क्यू क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, जीरो। बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट रिमेन्स कांस्टेंट। हीट क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, जीरो। Q जीरो हो गया तो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू Q की जगह क्या आ जाएगा, जीरो प्लस में W, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू W। समझ में आ रही है ना बात। चलिए इक्वेशन बन गई, लेकिन इक्वेशन समझ में भी आना ये जरूरी है। आप समझा कीजिए, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डेरिवेशन लिख के कोई फायदे का नहीं। चलिए अब ये क्या हो रहा है, देखिए अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वर्क होगा। यानी कि देखिए अगर मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पर पिस्टन को नीचे लाता हूं, पिस्टन अगर नीचे लाया तो वर्क हुआ, कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तो बच्चों अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। चलिए या फिर अगर मैं पिस्टन को ऊपर लेकर जाता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तब भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यही है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा? आइसोथर्मल भी हुआ, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, माशाल्लाह आइसोकोरिक। चलिए ठीक है, थर्ड वाला लिखते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। हम जब पॉलिटेक्निक में थे वहाँ पे एक सर थे, वो आइसोकोरिक के बजाय आइसोचोरिक पढ़ते थे, आइसोचोरिक। तो आप आइसोचोरिक मत पढ़िए उसे, वो आइसोकोरिक है ना। पढ़ते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। मतलब क्या है वो? आइसोकोरिक है। चोरिक है क्या? नहीं, ठीक है, चोर के जैसा लग रहा है ना चोरी। चलिए ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था? ऐसा प्रोसेस था जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि ये पिस्टन सिलेंडर है, मैंने इसका यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसको मैंने रुका दिया, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो पिस्टन ऊपर जाएगा क्या? नहीं, पिस्टन जब ऊपर ही नहीं जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क होगा क्या? नहीं, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या ले लेंगे? जीरो। तो चलिए हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। लेकिन हमें पता है डब्ल्यू वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पता है ना वर्क का फॉर्मूला, हमने ड्राइव किए थे, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, याद रखिए। चलिए मुझे बताइए, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, यहाँ वॉल्यूम फिक्स है, पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है? फिर कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो, Q प्लस में यहाँ पे क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना है? जीरो है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। पी एक्सटर्नल इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। समझ में आई ना बात? यानी कि देखिए, अब इक्वेशन समझिए, इक्वेशन समझिए, हाँ इक्वेशन आ गई ना, आप समझ के देखिए। यानी कि Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि अगर हम सिस्टम, अब देखिए सिस्टम का वॉल्यूम तो बढ़ने वाला नहीं, सिस्टम का वॉल्यूम तो बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हीट करता हूँ बच्चों, हीट करता हूँ, तो टोटल हीट कै में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। यानी कि हीट करूंगा, पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वही अगर सिस्टम को कूल करते हैं, यानी कि अंदर से हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकलेगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। यानी कि ये इक्वेशन यही बता रही है कि हीट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और हीट रिलीज भी होगी तो इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज। आपको समझ में आ गया पूरी प्रोसेस? चलिए आगे चलते हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको? ये थोड़ा सा नजर नहीं आया क्या? ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर लिख दूँ क्या? तो ये डेल्टा यू क्या था? देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में माइनस पी एक्सटर्नल टू जीरो, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ गए ना? यानी कि हीट अगर देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, हीट रिलीज भी होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, चलिए हमारा लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे आइसोबैरिक प्रोसेस में एक मिस्टेक करते हैं, है ना। वो जनरल सी मिस्टेक है, वो क्या है चलिए देखते हैं। अब आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक या आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि प्रोसेस के थ्रू आउट कंप्लीट होने तक प्रेशर कांस्टेंट होगा। यानी कि प्रेशर को हम चेंज करेंगे क्या? नहीं। कंसिडर कीजिए पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है भाई? कांस्टेंट है। मैंने बताया था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई?
कांस्टेंट होता है। तो कंसीडर कीजिए ऊपर का पूरा प्रेशर ही क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सिस्टम पर का प्रेशर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब जरा देखिए बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। चलिए हमें पता है क्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ओके, और यहाँ पे ठीक है, बट इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि कुछ ना कुछ प्रेशर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब कि वो प्रेशर है लेकिन चेंज इन प्रेशर जीरो रहता, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि देखिए मुझे बताइए, अगर मैं 1 घंटा, मैं कहूं 1 घंटा इसके ऊपर मैं डाल रहा था 1 ATM का प्रेशर, तो मैंने पूछा इसका प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 ATM का प्रेशर था इस पे 1 घंटे से। अगर मैं पूछा 1 घंटे में प्रेशर कितना चेंज हुआ, आप बोलेंगे सर चेंज इन प्रेशर जीरो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 1 घंटे से 1 ATM ही है। समझ पाए ना बात, प्रेशर कुछ ना कुछ है लेकिन चेंज इन प्रेशर क्या है, जीरो। तो मुझे बताइए यहां पर मैं पी एक्सटर्नल की जगह जीरो ले सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर कुछ ना कुछ है लेकिन चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो। लेकिन यहाँ चेंज इन प्रेशर है क्या, डेल्टा पी एक्सटर्नल है क्या, नहीं, यहाँ पर पी एक्सटर्नल है, यानी कि चेंज इन प्रेशर नहीं है, सिर्फ प्रेशर की बात है, तो इसको जीरो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है ना। अगर इसको आपको थोड़ी सी चेंज करना है इक्वेशन तब भी कर सकते हैं, यानी कि इसको इधर ला लीजिए, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी, ये भी आपकी फाइनल इक्वेशन है। तो हमने पूरे प्रोसेस के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई किए हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। अभी हमने वर्क डन के 2 फॉर्मूले देखे थे पिछले लेक्चर में। पहला फॉर्मूला हमने देखा था प्रेशर वॉल्यूम टाइप वाले वर्क के लिए, है ना, जिसके अंदर जो वर्क था वो इरिवर्सिबल था, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता था। और दूसरा फॉर्मूला देखा था हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल है, उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्क डन निकालिए केमिकल रिएक्शन में, कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वर्क डन कैसा हुआ, चलिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है मान लीजिए, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा, है ना। अब वो कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, लगा लेते हैं हम हेडिंग, है ना। क्वेश्चन क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, जो वर्क डन का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला कै पे था, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, क्या फॉर्मूला था, देखिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, है ना, वी नो दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, हमें पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला था कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यही फॉर्मूला था ना, है ना। अब अज्यूम कीजिए, कंसिडर कीजिए कि पी एक्सटर्नल पी है, हम ये नहीं कह रहे हैं पी एक्सटर्नल जो पिस्टन के ऊपर का प्रेशर है और अंदर का प्रेशर इक्वल है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि पी एक्सटर्नल को हम पी कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल की जगह पे क्या ले लेंगे हम, P माइनस पी इंटू डेल्टा वी।
मुझे बताइए बच्चों, डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो हम डेल्टा वी की वैल्यू रखते हैं, है ना, माइनस पी। डेल्टा वी क्या लेंगे हम? V2 माइनस में V1 लेते हैं। चलिए हम ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस से नहीं खोलेंगे, सिर्फ इससे ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस जैसे कैसा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? PV2 माइनस PV1, है ना, PV2 माइनस PV1। प्रेशर देखिए ना, PV2 माइनस का माइनस PV1। ये आ गई इक्वेशन। माइनस से मैंने ब्रैकेट नहीं खोला, माइनस अभी भी वहां पर है। चलिए बच्चों मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन को देखकर क्या लग रहा है आपको प्रेशर वॉल्यूम को देख के कोई चीज याद आ रही है या नहीं? देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो हम यहाँ PV के जगह पे nRT रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन यहाँ पर देखिए PV1 है, PV2 है, यानी कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन इनिशियल और फाइनल के लिए लगानी होगी। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिए, है ना, मैंने अभी कहा ये फॉर्मूला किस पर निकालेंगे? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब हम इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं यानी कि PV1 लेंगे इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर N1 लेंगे, RT लेंगे। R को भी 1 नहीं लगाएंगे, T को भी नहीं। क्यों? हमें पता है R जो है गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही यहाँ पर। तो टेम्परेचर T1 कैसे करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर इनिशियल में भी उतना ही है और टेम्परेचर फाइनल में भी उतना ही है, यानी कि हम यहाँ पे T1 नहीं लगाएंगे। ये इक्वेशन किसके लिए हो गई? फॉर इनिशियल स्टेट के लिए होगी। चलिए फाइनल स्टेट के लिए क्या हो जाएंगी? PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। ये किसके लिए होगी बच्चों? फॉर फाइनल स्टेट। चलिए PV1 और PV2 ये दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, है ना। पुट above values in इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए W जैसा कि वैसा हो जाएगा, वर्क माइनस का माइनस PV2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? N2RT माइनस का माइनस PV1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? N1RT, है ना। चलिए देखिए अब कैसे होगा। चलिए यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है? यहाँ पर भी RT, यहाँ पर भी RT कॉमन निकालेंगे, माइनस क्या कॉमन निकल जाएगा? RT, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? N2 माइनस N1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा। तो हम यहाँ पर माइनस RT और इसकी जगह क्या रख सकते हैं? डेल्टा N, यानी कि माइनस डेल्टा nRT। ये है हमारा वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन में वर्क डन का फॉर्मूला। समझ में ही ना बच्चों बात कि इनिशियल, और यहाँ पर डेल्टा N क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स में चेंज। अब आप कहेंगे सर मोल्स में चेंज कैसा हो, यानी कि मोल्स कैसे चेंज हो रहे? तो बच्चों याद रखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो मोल्स बढ़ जाते हैं या तो मोल्स कम हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिकल रिएक्शन लूं, देखिए यहाँ पर H2 प्लस में O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O। बैलेंस है क्या? यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ। अब बैलेंस है बच्चों 2O2। अब देखिए यहाँ पर 4 मोल थे। कितने मोल थे बच्चों? 4 मोल थे। बैलेंस नहीं है ना, क्या करते इसको क्या करते हैं? हाफ ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं? हाफ ले लेते हैं, खत्म। तो देखिए बच्चों यहाँ पर H2 का सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, कुछ भी नहीं है इसके इनटू में, मतलब 1 है। ऑक्सीजन के मोल कितने? हाफ है, यानी कि 1 और हाफ कितने मोल हो गए? 1.5। लेकिन जो प्रोडक्ट में कितने मोल है? सिर्फ 1 मोल, यानी कि 2 चीजें मिलकर नई चीज बन रही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं।
इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर N1 और N2 लेंगे, क्योंकि मोल्स या तो बढ़ सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, कम। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन के लिए। आप लोग नीचे लिख लीजिए, N2 क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, और W क्या है बच्चों, वर्क। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, कल के लेक्चर में हम इंथाल्पी पढ़ेंगे। इंथाल्पी को डिटेल में देखना है, डिटेल में देखना है इंथाल्पी को। तो इंशाल्लाह आपका इंथाल्पी का कोई भी कंसेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, तमाम के तमाम कंसेप्ट आपके समझ में आएंगे और हर एक कंसेप्ट लूंगा इंशाल्लाह। और ये लेक्चर बहुत लंबा चलेगा इंथाल्पी का, हो सकता है इसके हमें 2 लेक्चर बनाने पड़े। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसे नोट कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।